Today we will discuss one of the most important subject for civil engineering students, that is irrigation. ये सब्जेक्ट को 5th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है एसबीटी बिहार पॉलिटेक्निक की बात करें तो आज हम बिल्कुल सीरीज़ वाइज चलेंगे, बिल्कुल यूनिट वाइज चलेंगे और आज हम इरिगेशन का पहला यूनिट हम डिस्कस करेंगे। जो कि सिंपली अगर बात करें इरिगेशन क्या होता है तो आपको नज़र आ रहा होगा कि इरिगेशन का सिंपली डिफिनेशन क्या होता है। देखिए, सिविल ब्रांच में बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट है जो कि अलग अलग डिपार्टमेंट में बांटा गया है। जैसे इरिगेशन का अलग डिपार्टमेंट होता है आपका, आप बात करें अगर सर्वे का अलग डिपार्टमेंट होता है, सिटी कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का अलग डिपार्टमेंट होता है। उसी तरह एक इरिगेशन भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका एक अलग डिपार्टमेंट है सिविल इंजीनियरिंग का। इरिगेशन में हम बात करेंगे सिर्फ पानी से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड, जैसे डैम हम कैसे बनाते हैं, डैम इरिगेट कैसे, इरिगेशन क्या होता है सिंचाई करना, जैसे खेत में पानी कैसे देते हैं। और पानी का इंपॉर्टेंस आप लोग जानते हैं वाटर का, कि अगर लार्ज नंबर ऑफ क्रॉप्स अगर ग्रो कराना हो लार्ज अमाउंट में तो वाटर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और जितना ज़्यादा वाटर आप इरिगेट करेंगे अपने क्रॉप्स के लिए उतना ज़्यादा आपका क्रॉप्स ग्रो करेगा। तो चलिए यूनिट वाइज चलेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इरिगेशन एक्चुअली होता क्या है। सिंपली अगर आपको हिंदी में बात करें तो इरिगेशन होता है सिंचाई करना, यानी क्रॉप्स को, फसल को पानी देना। तो चलिए, इरिगेशन में भी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली सप्लाइंग वाटर टू सॉइल फॉर रेजिंग क्रॉप्स। सिंपली बात करें तो इरिगेशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक तरह का ये आर्टिफिशियली प्रोसेस है, यानी आदमी के द्वारा अलग आर्टिफिशियली पानी को प्रोवाइड किया जाता है क्रॉप्स को, ताकि क्रॉप्स को आसानी से वो रेज कर सके, ग्रो कर सके या बढ़ सके। एक होता है नेचुरली, जैसे अगर बारिश का पानी अगर होता है तो बारिश के पानी को हम इरिगेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें नेचुरली होता है। लेकिन जो हम आर्टिफिशियली जो वाटर प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को, जो आर्टिफिशियली जो फसल को प्रोवाइड करते हैं पानी, वो कहलाता है हमारा इरिगेशन। तो अगर दूसरा डेफिनेशन की बात करें तो ये बोल सकते हैं कि इट इज़ द साइंस ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग एन इफिशिएंट लो कॉस्ट इकोनॉमिक इरिगेशन सिस्टम फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। देखिए, ये क्या इरिगेशन क्या होता है, एक तरह का साइंस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं या डिज़ाइन करते हैं एक इफिशिएंट लो कॉस्ट एक इकोनॉमिक इरिगेशन सिस्टम, ताकि जो भी हमारे फार्मर्स हैं उन लोगों को कम बजट में, कम पैसे में अपने फसल के लिए वाटर का प्रॉपर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो सके कम से कम कॉस्ट में। ये तो इसी में हम प्लानिंग करते हैं, डिज़ाइनिंग करते हैं कि ताकि हमारे क्रॉप्स के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट्स कम नहीं हो। तो फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स को क्या करते हैं, बेटर ग्रोथ करने के लिए। तो सबसे पहले चलिए, इरिगेशन स्कीम सिस्टम आपको नज़र आ रहा होगा कि दो तरह का होता है, एक होता है लिफ्ट इरिगेशन, एक होता है फ्लो इरिगेशन। इसको हम डीपली डिस्कस करेंगे यूनिट फर्स्ट के लास्ट में। अगला टॉपिक की बात कर ले तो अगर, तो ये देखिए क्या होता है कि व्हाट आर द पर्पस इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि क्या क्या पर्पस होता है या फिर क्या इंपॉर्टेंस होता है इरिगेशन का। तो इंपॉर्टेंस और पर्पस आप समझ रहे हैं कि क्या इसका ज़रूरत है इरिगेशन करने का। तो सबसे पहला पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट वाइज हम लोग चलेंगे, और फर्स्ट पॉइंट इज दैट इज़ इनसफिशिएंट रेनफॉल। ज़रूरत कब पड़ता है इरिगेशन करने का, तो जब हमारे पास इनसफिशिएंट रेनफॉल, यानी नेचुरली जो रेनफॉल होता है, बारिश का पानी कहीं किसी जगह पे ज़्यादा होता है, कहीं पे कम होता है। ज़रूरत के हिसाब से किसी एरिया में ज़रूरत के हिसाब से जितना रिक्वायरमेंट है पानी का, उससे रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर बारिश अगर कम होता है तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाता है, इनसफिशिएंट रेनफॉल हो जाता है। यानी रेनफॉल हमारा सही अमाउंट में, पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है क्रॉप्स को, जिसके वजह से हमें इरिगेशन करना पड़ता है। तो वही होता है व्हेन द सीजनल रेनफॉल इज लेस देन द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स द इरिगेशन सिस्टम इज एसेंशियल। जब हमारा सीजनल रेनफॉल कहने का क्या मतलब है कि जिस सीज़न में हमारा बारिश होता है, अगर उस सीजनल रेनफॉल में अगर हमारा जितना क्रॉप्स को मिनिमम अमाउंट में वाटर का ज़रूरत है वो मिनिमम अमाउंट उसको फुलफ़िल नहीं करा पा रहा है, तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हम अलग से हम इरिगेशन देंगे, यानी अलग से हम क्रॉप्स को आर्टिफिशियली प्रोसेस के द्वारा वाटर प्रोवाइड करेंगे ताकि क्रॉप्स हमारा बेटर ग्रोथ कर सके। चलिए, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि इनसफिशिएंट रेनफॉल। एंड द सेकेंड वन पॉइंट इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल क्या हो जाता है, कहीं कहीं आप सुनते हैं कि एक ही एरिया में कहीं पे ज़्यादा बारिश होता है, कहीं पे कम बारिश होता है। तो जहाँ पे ज़्यादा बारिश हो रहा है वहाँ पे तो क्रॉप्स का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जा रहा है, लेकिन जिस एरिया में कम अमाउंट में बारिश हो रहा है वहाँ पे तो फुलफिल नहीं हो पा रहा है रिक्वायरमेंट्स वाटर का। तो उस कंडीशन में जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, आर्टिफिशियली वाटर प्रोवाइड करेंगे फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। दैट इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। अनइवन यानी इक्वली नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बंटना ऑफ रेनफॉल। तो व्हेन द रेनफॉल इज नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ड्यूरिंग द क्रॉप पीरियड और कल्चरेबल एरिया, इन दिस केस इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। जब रेनफॉल जो होता है
तो जितने तो क्रॉप पीरियड का जो टाइम होता है, उस क्रॉप पीरियड में अगर सही अमाउंट में, अगर एक सही पीरियड में अगर वाटर का रेनफॉल नहीं होता है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, अलग से आर्टिफिशियली प्रोसेस के द्वारा हम उसमें वाटर प्रोवाइड करेंगे फॉर द बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। एंड द थर्ड वन इज इंप्रूवमेंट ऑफ पेरेनियल क्रॉप्स। देखिए पेरेनियल क्रॉप्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें पॉइंट क्या है। तो सम पेरेनियल क्रॉप्स लाइक शुगर केन, कॉटन, etc रिक्वायर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर बट रेनफॉल फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट ओनली इन रेनी सीजन, सो फॉर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ईयर इरिगेशन इज एसेंशियल। व्हाट इज पेरेनियल क्रॉप्स? पेरेनियल क्रॉप्स मीन्स ऐसा क्रॉप जिसका वाटर की रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होता है, और इस कंडीशन में हम लोग जानते हैं कि पूरे साल तो बारिश होता नहीं है, तो सिर्फ रेनी सीजन में हमारा क्या होगा, रेनफॉल होगा। लेकिन बाकी का जो हमारा सीज़न, बाकी का जो मंथ हमारा बच रहा है, उस सिचुएशन में जब रेनफॉल हमारा नहीं होगा, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हम अलग से आर्टिफिशियली वाटर का प्रोवाइड करेंगे, और उसी को बोला जाता है हमारा इरीगेशन। And the fourth one point is development of agriculture in desert area. This point is also very important. In desert area, desert area क्या होता है, डेजर्ट होता है रेगिस्तान। तो जब हमें रेगिस्तान एरिया में अगर हमें एग्रीकल्चर करना हो, खेती करना हो, खेती को डेवलप करना हो रेगिस्तान एरिया में, और हम लोग जानते हैं कि रेगिस्तान एरिया में कोई रेनफॉल नहीं होता है, कोई वाटर का वहाँ पे सप्लाई नहीं होता है, कोई नेचुरली रेनफॉल होता नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, अगर वहाँ पे अगर हमें क्रॉप्स को ग्रो कराना है, तो उस कंडीशन में हमें करना है कि अलग से वाटर को प्रोवाइड करेंगे, और जितना ज़्यादा अमाउंट में वाटर को प्रोवाइड करेंगे उतना बेटर ग्रोथ होगा हमारा क्रॉप्स का। तो वही होता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन डेजर्ट एरिया। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज ग्रोइंग अ नंबर ऑफ क्रॉप्स ड्यूरिंग अ ईयर। एक ही साल में अगर हम 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को अगर हम ग्रो कराना चाहते हैं, तो हमें सफिशिएंट अमाउंट में रेनफॉल का ज़रूरत होना चाहिए। तो रेनफॉल फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट ओनली इन रेनी सीजन, यानी खरीफ क्रॉप्स। रेनफॉल फुलफिल द वाटर रिक्वायरमेंट्स, जो फसल के लिए जो वाटर का रिक्वायरमेंट्स हो, क्या सिर्फ रेनी सीजन में ही तो फुलफिल होगा, लेकिन बाकी जो हमारा 9 मंथ्स जो रिमेनिंग हो रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, हम अलग से आर्टिफिशियली प्रोवाइड करेंगे वाटर को क्रॉप्स को, ताकि अच्छे से क्रॉप्स हमारा ग्रोथ हो सके। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर एक साल में अगर 2 से ज़्यादा फसल को ग्रो कराना चाह रहे हैं, तो हमें प्रॉपर अमाउंट में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। तो वही होता है हमारा रेनी सीजन यानी खरीफ क्रॉप्स में, और बाकी जो होता है हमारा, और जो समर सीजन में जो क्रॉप होता है उसको बोला जाता है रबी क्रॉप्स, और जो रेनी सीजन में जो हमारा क्रॉप होता है वो होता है हमारा खरीफ क्रॉप्स। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इरीगेशन, कि हमें इरीगेशन का क्यों ज़रूरत पड़ता है इरीगेशन करने का। तो ये 5 टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बात कर लेते हैं इसका एडवांटेज ऑफ इरीगेशन, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एडवांटेज क्या होता है, यानी फ़ायदा क्या होता है इसका इरीगेशन का। तो द फर्स्ट पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन। फेमाइन मीन्स अकाल, सूखा या फिर भूखमरी। तो द फर्स्ट वन पॉइंट इज प्रोटेक्शन फ्रॉम फेमाइन। फेमाइन इरिगेशन, अगर हम फसल को अगर सही मात्रा में, सही अमाउंट में अगर वाटर प्रोवाइड करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा हमारा, उस कंडीशन में वाटर अच्छे से ग्रो करेगा, और जितना अच्छे से ग्रो होगा, जितना अच्छा प्रोडक्शन होगा लार्ज अमाउंट में, उतना ही ज़्यादा फार्मर्स के लिए फ़ायदा बेनिफिट होगा। तो वही होता है हमारा अकाल, सूखा या भूखमरी। जो इरिगेशन होता है जहाँ पे अकाल आ जाता है या फिर सूखा आता है, उससे हमारा बचाता है। तो द फूड प्रोडक्शन ऑफ कंट्री कैन बी इंप्रूव्ड बाय बेटर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स बाय गुड इरिगेशन फैसिलिटीज। देखिए जितना अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज़ होगा, जितना अच्छा इरिगेशन फैसिलिटीज़ होगा, उतना बेटर ग्रोथ होगा क्रॉप्स का, उतना ज़्यादा ग्रोथ होगा क्रॉप्स का। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इरिगेशन हेल्प्स द कंट्री टू प्रिवेंट फ्रॉम फेमाइन सिचुएशन। इरिगेशन एक तरह से अगर सही फैसिलिटी में इरिगेशन अगर किया जाए, तो इरिगेशन क्या होता है, मदद करता है कि हमारे देश को अकाल या भूखमरी से बचाने का। क्योंकि सब क्रॉप्स को अगर हम सही अमाउंट में अगर वाटर प्रोवाइड करेंगे, तो जाहिर सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फूड प्रोडक्शन होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होगा तो फार्मर के लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। द सेकेंड वन पॉइंट इज इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंक्रीज इन फूड प्रोडक्शन। अगर वाटर का रिक्वायरमेंट अगर सही अमाउंट में अगर प्रोवाइड करते हैं क्रॉप्स को, तो जाहिर सी बात है कि हमारा फूड प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो इरीगेशन हेल्प्स इन इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन। ये था सेकेंड पॉइंट। अब हम देख लेते हैं थर्ड पॉइंट, दैट इज प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस ऑफ फार्मर। प्रॉस्पेरिटी क्या होता है, खुशहाली या फिर हैप्पीनेस ऑफ फार्मर। तो व्हेन सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल, द फार्मर कैन ग्रो 2 और मोर क्रॉप्स इन अ ईयर ऑन द सेम लैंड। अगर इरिगेशन वाटर का सप्लाई अगर सही से अगर अवेलेबल है, तो फार्मर क्या करेंगे कि वो एक ही साल में 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करा सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जितना बढ़िया अगर फैसिलिटी होगा इरिगेशन का, उतना अच्छा ग्रोथ होगा, और एक साल में 1 या 2 नहीं, 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को ग्रो करा सकते हैं। और अगर क्रॉप्स अगर एक साल में अगर 2 से ज़्यादा क्रॉप्स को अगर ग्रो करा रहे हैं, तो इससे हमारा फार्मर्स को ज़्यादा बेनिफिट होगा और वो ज़्यादा अर्न कर सकते हैं।
एंड द फोर्थ वन पॉइंट इज डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एडवांटेज में है, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। द कैनाल कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। सम टाइम इरिगेशन रिजर्वायर आल्सो सप्लाई वाटर टू नियरली रूरल एंड अर्बन एरियाज। देखिए कभी कभी इरिगेशन सिस्टम जो बनाते हैं, इरिगेशन क्या होता है, डैम, अगर डैम को बनाते हैं और डैम उसमें क्या करते हैं, डैम या कैनाल में वाटर को स्टोरेज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन। तो अगर हमारा इरिगेशन का रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जा रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे कि हम जो अगल बगल के गांव होता है, जैसे रूरल एरियाज हो गया या फिर अर्बन एरियाज हो गया, उसमें हम क्या करते हैं, वाटर का डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। या फिर हम लोग जानते हैं कि इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा अमाउंट में वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, तो हम इरिगेशन जो सिस्टम जहाँ पे स्टोर किए हैं पानी को, वहाँ से भी हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वाटर सप्लाई। और फिफ्थ वन पॉइंट इज प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है कि ऐसा क्रॉप, नकदी क्रॉप बोला जाता है इसको, नकदी क्रॉप। और जितना कैश क्रॉप होता है ना, उसमें ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, और ये कैश क्रॉप होता है और ये ज़्यादा बेनिफिट देता है फार्मर्स को। तो इरिगेशन हेल्प्स फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ कैश क्रॉप लाइक शुगर कैन, टोबैको, कॉटन, ETC, इंडिगो। देखिए कैश क्रॉप क्या होता है कि अगर कैश क्रॉप अगर हम फार्मर को कम अमाउंट में भी ग्रो करा रहा है तो ज़्यादा अर्न करके देता है, उसका प्रोडक्शन बहुत बढ़िया होता है और ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली में बिकता है, तो इसलिए इसको कैश क्रॉप भी बोला जाता है। एंड द सिक्स वन पॉइंट इज जनरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो जाहिर सी बात है, अगर जितना अच्छा अगर आपका फूड प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा सेल होगा, और जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ही ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा टैक्स पे करना होगा उतना ही ज़्यादा हमारा डेवलप करेगा कंट्री। तो वही द मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट फ्रॉम द इरिगेशन इज द जनरल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री एज बिकॉज एग्रीकल्चर इज प्रोफेशन फॉर विलेज पीपल। देखिए अभी भी काफ़ी विलेज में आप जाएंगे तो ये एग्रीकल्चर क्या है, एक प्रोफेशन बना हुआ है बहुत सारे लोगों का। और 7 इज जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। हाँ, अगर जहाँ पे वाटर स्टोर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, हम वहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को भी जनरेट कर सकते हैं। हाइड्रो मतलब क्या, वाटर इलेक्ट्रिक पावर भी हम वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं। तो इन सम रिवर वैली प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज रिजर्वायर आर फाउंड बाय कंस्ट्रक्टिंग हाई डैम्स वेयर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड एलोंग विथ इरिगेशन सिस्टम। तो जहाँ पे हम पानी स्टोर कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, उस पानी की मदद से हम क्या करेंगे, उस पानी की हेल्प से हम वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो दिस वन इज द एडवांटेज ऑफ इरिगेशन एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन। अब हम बात करेंगे डिसएडवांटेज क्या होता है इरिगेशन का। तो द फर्स्ट वन पॉइंट इज डैम्पनेस इन सराउंडिंग। अगर ज़्यादा अमाउंट में वाटर को अगर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं क्रॉप्स में, तो वहाँ पे क्या होगा, डैम्पनेस आ जाएगा चारों तरफ। डैम्पनेस क्या होता है, डैम्पनेस मीन्स होता है नमी, कि जहाँ पे पानी स्टोर होता है फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, उस कंडीशन में वहाँ पे चारों तरफ का इन्वायरमेंट क्या होगा, डैम्पनेस होगा, नमी होगा, ठंडा होगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या है, इट लोअर्स द टेम्परेचर एंड मेक्स द इन्वायरमेंट डैम्प ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इरिगेशन वाटर। जहाँ पे हम इरिगेशन वाटर को स्टोर कर रहे हैं, पहले क्या करते हैं, डैम में वाटर को स्टोर करते हैं, और जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ता है क्रॉप्स को, हम वैसे वैसे फूड को वैसे वैसे हम वाटर को ट्रांसफ़र करते हैं, सप्लाई करते हैं क्रॉप्स में। तो एक लार्ज एरिया में वाटर को क्या करते हैं हम, स्टेबल करते हैं, एक स्टोर करते हैं एक जगह पे। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जहाँ पे हम वाटर को लार्ज अमाउंट में स्टोर कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ का चारों तरफ का इन्वायरमेंट क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और ये डिक्रीज़ कर देगा। एंड द सेकेंड वन पॉइंट इज रेजिंग इन वाटर टेबल। एक्सेसिव सीपेज इनटू ग्राउंड रेजेज द वाटर टेबल। जहाँ पे अगर हम वाटर का स्टोरेज कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, उस कंडीशन में क्या होगा, जहाँ पे वाटर स्टोर होता है वहाँ से सीपेज करने लगता है, और सीपेज करके वाटर कहाँ जाएगा, वाटर फ्लो कर जाएगा वाटर टेबल में, यानी अंडरग्राउंड में, और वहाँ पे धीरे धीरे वाटर टेबल क्या होगा, इंक्रीज होते चला जाएगा, दैट इज इंक्रीज इन वाटर टेबल। थर्ड वन पॉइंट इज अंडर इरिगेशन कैनाल सिस्टम मेक्स द वैल्यूएबल कॉस्ट ऑफ लैंड लो। जहाँ पे हम इरिगेशन सिस्टम को सेटअप करते हैं, वहाँ का जो लैंड होता है, वहाँ ज़मीन होता है, वहाँ पे वैल्यू उसका लो हो जाता है, एज बिकॉज वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को स्टोर करते हैं, तो उसके आसपास कोई भी आदमी रहना नहीं चाहता है। तो ये भी होता है, काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज है। एंड द अदर वन पॉइंट इज इनिशियल कॉस्ट ऑफ इरिगेशन प्रोजेक्ट इज़ वेरी हाई, सो डैट फार्मर हैव टू पे मोर टैक्स। अगर हम इरिगेशन को अगर हम सेटअप करना चाहते हैं, तो इरिगेशन फैसिलिटी को सेटअप करने के लिए हमें लार्ज अमाउंट ऑफ एरिया, ज़्यादा एरिया चाहिए हमें वहाँ सेटअप करने के लिए, और साथ ही साथ वहाँ पे जो हम डैम प्रोवाइड करेंगे, जो डैम कंस्ट्रक्ट करेंगे, उसका कॉस्ट ज़्यादा होता है, और जितना ज़्यादा कॉस्ट होगा उतना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा फार्मर को। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जो इसका इनिशियल कॉस्ट होता है इरिगेशन प्रोजेक्ट का, ये काफ़ी हाई होता है। तो इससे क्या होता है, फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है।
And the other point is storage water makes the place for the breed of mosquitoes and many other insects which cause disease like dengue, typhoid, etc. तो जहाँ जहाँ हम वाटर का स्टोरेज कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इरीगेशन को क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं। इरीगेशन में वाटर को स्टोर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिक्वायरमेंट्स ऑफ वाटर फॉर द क्रॉप्स। उस कंडीशन में वाटर को जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं उस जगह पे हमारा मॉस्क्यूटोज मच्छर यानी ज़्यादा ब्रीड करेगा और अदर बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट होगा जहाँ पे वहाँ पे इंक्रीज़ करेगा और उसके वजह से बहुत सारे डिजीज़ इन्वायरमेंट में बढ़ जाएगा। और एक्सेस वाटर एल्सो अफेक्ट्स ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। अगर हम ज़्यादा अमाउंट में वाटर अगर प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा अमाउंट में वाटर भी प्रोवाइड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्रॉप प्रोडक्शन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जितना रिक्वायरमेंट्स है वाटर का, जितना क्रॉप्स को रिक्वायरमेंट है वाटर का, अगर उसके रिक्वायरमेंट से अगर ज़्यादा प्रोवाइड कर दिए हम, उसके रिक्वायरमेंट से अगर ज़्यादा वाटर प्रोवाइड कर देंगे तब भी हमारा नुकसान होगा, तब भी हमारा क्रॉप प्रोडक्शन पे हमारा अफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए जितना रिक्वायरमेंट्स है वाटर का उतना ही हमें प्रोवाइड करना है। एंड तो टुडे वी हैव डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ इरीगेशन, डेफिनेशन ऑफ इरीगेशन या फिर पर्पस ऑफ इरीगेशन। एंड द नेक्स्ट वन टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ इरीगेशन एंड द सेकंड वन इज डिसएडवांटेज ऑफ इरीगेशन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा बार पूछा भी गया है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ इरीगेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे मेथड ऑफ इरीगेशन की क्या क्या मेथड होता है इरीगेशन करने का। तो जनरली हम बात करें तो 3 मेथड होता है, सरफेस मेथड, सब सरफेस मेथड एंड थर्ड वन इज स्प्रिंकलर मेथड। तो ये 3 मेथड होता है हमारा मेथड ऑफ इरीगेशन करने का। तो डीपली डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके, टॉपिक वाइज बिल्कुल यूनिट वाइज चलेंगे, कोई भी हमारा यूनिट आगे पीछे नहीं होगा। और यहाँ पे आपका बेनिफिट है कि आपको नोट्स भी, हैंड रिटेन नोट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। तो अगर वीडियो को सही लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक थैंक